हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी बादिल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, और आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्कैटर हो जाना, लाइट का बिखर जाना। इससे पहले मैंने इस पर इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि जब हम नॉर्मली, चाहे वो हमारे बल्ब से, ट्यूबलाइट से या सन से आ रही लाइट्स को देखते हैं, तो वो लाइट हमें नहीं दिखती। लाइट नहीं दिखती का मतलब लाइट का पाथ हमें नहीं दिखता, और लाइट जिन चीजों पर जाकर के स्ट्राइक करती है वो चीजें हमें दिखती हैं। ये बात हमने कई बार की। जो ये लाइट का पाथ है, जो लाइट का रास्ता है, जो लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही हैं या रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं, ये हमें नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों? कई सारी लाइट रेज एक साथ आ रही हैं, बंडल ऑफ लाइट रेज, लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो लाइट के पाथ नहीं दिखते। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो यहां से रिफ्लेक्शन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं बहुत छोटे पार्टिकल से लेकर के थोड़ा बड़े और उससे बड़े पार्टिकल की तरफ आ रहे हैं। जब लाइट के पाथ में कुछ पार्टिकल्स आने लगे, जैसे लाइट पहले वैक्यूम से आ रही है, वैक्यूम से आ रही लाइट रेस के पाथ में कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक, कोई कण नहीं है, तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो सीधा चली आएगी। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट आती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बहुत सारे साइज के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, कलर बोल दिया मैंने, कई सारे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ ह्यूमिडिटी हो सकती है, मतलब कि मॉइस्चराइजेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल्स तो आ गए। अब जब ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स पे लाइट रेज जाती हैं, तो जो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट है, और अगर उससे पार्टिकल्स बड़े होने लगे तो उससे बड़ी वेवलेंथ की लाइट, जब लाइट के पाथ में पार्टिकल्स आते हैं तो उनके साइज पे डिपेंड करता है, तो कि किस साइज के पार्टिकल्स हैं। बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लो वेवलेंथ वाली लाइट को, यानी कि विबग्योर हमने पढ़ा था, वायलेट से स्टार्ट करते हैं, है ना, और रेड तक जाते हैं, तो ऐसे में वेवलेंथ इंक्रीज करती जाती है। जैसे हमने कहा था VIBGYOR, यहां पर 400 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ है, और यहां पर 750 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ है। तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स इस रीजन के कलर को स्कैटर कर पाते हैं, बिखेर देते हैं, और जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते जाएंगे वो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को भी स्कैटर करने लग जाएंगे। अब मैं स्कैटरिंग बताता हूं जैसे क्या है। मान लीजिए कि एक लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रही है, इसके पाथ में कोई पार्टिकल आया, ठीक। अब ये स्मॉल पार्टिकल है, ठीक, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो स्पेशल कलर की लाइट को करेगा। जैसा जैसा साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करता जाएगा। तो पार्टिकल आया तो इसने इस कलर की लाइट को थोड़े थोड़े, यानी कि सारे के सारे को नहीं, इसके साइज पे डिपेंड करेगा। इस लाइट, एक बीम मान लिया मैंने इसको, इस बीम को डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसा स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है। क्या करता है? फैला देता है, बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। तो जब अब ये स्कैटर किया तो सारा स्कैटर भी नहीं कर पाया, कुछ रह गया, तो ये एलिमिनेटेड हो गया, और अब लाइट आगे बढ़ी, फिर से इसके पाथ में पार्टिकल आया, फिर से स्कैटरिंग हो रही है, फिर से क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो जा रही है, और फिर से इसके पाथ में पार्टिकल आया। तो इस तरह की चीजें होती जाती हैं। पार्टिकल मैंने काफी दूर दूर बनाए हैं, ये पार्टिकल्स पास पास होते हैं,
ये पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो अब हमारे एयर में जो पार्टिकल्स हैं, हमारे एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, जो बहुत ही कम लाइट रेज को स्कैटर कर पा रहे हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के हैं जो स्कैटर कर नहीं पा रहे हैं ठीक से। फिर अभी हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो स्कैटरिंग होती है, जो हमारे कलर का स्काई का कलर ब्लू दिखता है। सर आप बता रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल साइज के हैं, तो ये स्कैटर नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं बहुत माइन्यूट स्कैटर हो रहे हैं, बहुत हल्का सा बिखेर उनके अंदर आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल के साइज को बड़ा कर दिया जाए। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट अपलोड कर रहा हूँ शॉर्ट में लेजर लाइट से, और जब लेजर लाइट को इस तरह से पॉइंट करते हैं कहीं पर, तो उसका पॉइंटर दिखता है बट पाथ नहीं दिखता, पाथ नहीं दिखता। फिर क्या करते हैं कि धूप बत्ती से स्मोक क्रिएट करते हैं, धुआं, और धुएं का जो पार्टिकल है, उसके जो कण है, वो हमारे एयर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लार्ज साइज के हैं। लार्ज साइज के हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, और जब लाइट को स्कैटर कर पाते हैं तो वो पार्टिकल्स हमें विजिबल होने लगते हैं, वो पार्टिकल्स हमें विजिबल होने लगते हैं, और अब वो चीजें हमें दिखने लगती हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा बड़ी साइज के हो जाएं तो सारे कलर्स को एक साथ भी रिफ्लेक्ट स्कैटर कर सकते हैं, और अब हमें स्कैटर हुई लाइट व्हाइट कलर की दिख सकती है। कैसी? व्हाइट कलर की दिख सकती है। और इसके साथ ही और ज्यादा लार्ज साइज के हो जाएं तो अब वहां पर वेव नेचर वाला काम नहीं होगा। स्कैटरिंग जो है वो वेव नेचर, मतलब कि एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी है इसकी। अब अगर ज्यादा बड़ी साइज के हो जाए तो जैसे ये बोल्ड, जैसे ये मार्कर, जैसे हमारे मोबाइल की सरफेस, ये सारी चीजें स्कैटरिंग के बजाय रिफ्लेक्शन करने लगती हैं। स्कैटरिंग के बजाय रिफ्लेक्शन करने लगती है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में बाउंस बैक कर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब स्मोक क्रिएट करते हैं तो इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें लेजर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। लेजर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक, अब ये जो पार्टिकल्स हैं जो स्कैटर कर पा रहे हैं, आपने कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम सुना होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो अब यही सारी चीज, यही स्कैटरिंग वहां पर भी हो रही है। जैसे एक बीकर है, उसमें फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर से अगर मैं लेजर लाइट को पास करूं तो उसका पाथ कोई उतना विजिबल नहीं होगा। ठीक, अगर ग्रीन कलर की है तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है? अब अगर मैं उसके अंदर कितना थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूं, मिल्क ऐड कर दूं, तो मिल्क के पार्टिकल्स क्या हैं सर? लार्ज साइज के हैं, और उसमें पूरा सस्पेंडेड हो गए, मिक्स हो गए। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो मिक्सचर बना, इसे नाम देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसा कि फॉग में होता है, ठंडी के मौसम में जो फॉग होता है उसके अंदर जो आपके बाइक के, आपके कार के लाइट की बीम होती है वो विजिबल होने लगती है ना, और बहुत दूर तक जा भी नहीं पाती, क्योंकि इधर उधर सब स्कैटर हो गई। लाइट की जो रेज हैं सब इधर उधर स्कैटर हो गई, बिखर गई, तो फिर दिखती, दूर तक पहुंच नहीं पाती। इतनी बातें क्लियर हैं। वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बना है, साथ में एक और बीकर में उतना ही वाटर लेकर के उसमें कुछ शुगर मिक्स कीजिए। जब वो सॉल्युबल है, वो जब मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, अब उसके अंदर से भी लेजर लाइट को पास कीजिए। ज्यादा विजिबल किधर है? ज्यादा विजिबल किधर है? ज्यादा विजिबल सेम लेजर लाइट के पाथ को ज्यादा विजिबल कर दे रहा है कौन? वो कोलाइडल सॉल्यूशन, जो मिल्क वाला मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, जिसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया है, वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है सर? उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो जितने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स उतना कम स्कैटरिंग, और जैसे ज्यादा लार्ज होते जाएंगे स्कैटरिंग ज्यादा होती जाएगी, और जैसे जैसे स्कैटरिंग ज्यादा होती जाएगी तो चीजें हमें ज्यादा, यानी पाथ ज्यादा विजिबल होता जाएगा। और फिर और ज्यादा साइज हो जाए तो स्कैटरिंग के बजाय हमें
रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलने लगता है। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर होंगी। अब इस स्कैटरिंग की वजह से हमें कई सारी चीज़ों के कलर्स डिफरेंट दिखते हैं, कई सारी चीज़ों में कलर होता ही नहीं है, वो दिखता है, उसकी बातें करेंगे। जैसे कि स्काई का कलर जो ब्लू है, ठीक, स्काई का कलर जो ब्लू है, हमारी अर्थ है, ठीक, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, क्लियर तक चीजें थी। अब जैसे कि ये है हमारी अर्थ, इसका होगा एटमॉस्फेयर, ठीक। जब लाइट रेज सन से आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज सन से आ रही हैं, अब हमारे एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा लेंथ इनको ट्रेवल करके, काफी ज्यादा डिस्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करके इसको आना है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉल है और स्कैटर ज्यादा नहीं कर पाते, बट यहाँ पर विद ग्योर के अंदर जो ब्लू रीजन की लाइट्स हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, इन रीजन की लाइट्स को स्कैटर कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल, बहुत ज्यादा लेंथ है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा, तो थोड़ा हर जगह पर स्कैटरिंग होएगी, हर जगह पर थोड़ा स्कैटरिंग होती रहेगी। तो होता क्या है कि लाइट, सनलाइट, जो सन से आने वाली लाइट है, उसके ब्लू कलर की लाइट को हमारा एटमॉस्फेयर स्कैटर कर देता है। क्या करता है? स्कैटर कर देता है। और इसके स्कैटरिंग से फिर उन पार्टिकल से, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से जब हमारे पास लाइट आती है, स्कैटर्ड लाइट जो आती है, वो लाइट ब्लू कलर की होती है। इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्लियर? अब अगर यहीं पर मैं बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाइट कोई जा रही है, एटमॉस्फेयर से बाहर तो नहीं जाएगी, बट बहुत ज्यादा हाइट पे जा रही है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर से होकर के आने वाली लाइट तो बहुत कम है ना सर। एटमॉस्फेयर पे लाइट को ट्रेवल बहुत कम करना पड़ेगा। तो ये जो लाइट ब्लू कलर है, ये डार्क ब्लैक में, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, हमारी आइज तक किसी पॉइंट से स्ट्राइक करके लाइट आ ही नहीं रही है। जो आ रही है लाइट डायरेक्ट सन से आ रही है, तो सन तो विजिबल होगा ना, बट कोई स्काई विजिबल नहीं होगा, डार्क ब्लैक दिखेगा। ठीक। और अगर इस एटमॉस्फेयर से ही बाहर चले जाए तो बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक। अब ये हमें पता चल गया कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। इसके अलावा सनसेट और सनराइज के टाइम पर, सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर कलर ऑफ सन, जो कि दोपहर में जब हमारे सर के ऊपर होता है सूरज, उस टाइम पर जो व्हाइट के जैसा दिखता है, वही सनराइज और सनसेट पे कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। ठीक, ब्लड के जैसा दिखता है। अब वहां पर क्या मसला है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए कि अगर सन परपेंडिकुलरली हमारे सर के ऊपर है, तो यहां इसके एटमॉस्फेयर से जो लाइट रेज आने वाली हैं, इनको एटमॉस्फेयर में ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। वहीं अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस डिस्टेंस में भी, इस डिस्टेंस में भी, हर सिचुएशन में ये पार्टिकल्स ब्लू कलर के रीजन की लाइट्स को स्कैटर कर देंगे, वो तो बिखर गई। ऐसी सिचुएशन में जब ज्यादा डिस्टेंस करेगा तो ज्यादा ही ब्लू कलर की लाइट्स बिखर जाएंगी। बचेंगी कौन? ये रेड रीजन के आसपास की जो लाइट्स हैं, ये बचेंगी, और यही सन से हमारी आइज तक पहुंचेंगी। स्काई में स्काई के स्कैटर्ड पार्टिकल, जो स्कैटरिंग पार्टिकल है, उनसे जो पहुंचेगी वो तो हमें ब्लू कलर की दिखेगी, और जो सन से लाइट हमारे पास पहुंचेगी इस सन से, ये क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटर हो गई है, बची कौन सी है सर? जो बच रहा है पार्ट, वो है हमारा रेड रीजन का पार्ट है। इसलिए सनराइज का टाइम हो या सनसेट का टाइम हो, दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही टाइम पर हमें
जो कलर ऑफ सन दिखता है वो रेड कलर का दिख रहा होता है। ठीक, क्लियर है? हाँ, ये वो चीजें थी जो हमें स्कैटरिंग की वजह से दिखती हैं, जो हमें स्कैटरिंग की वजह से दिख रही होती है। तो अब ये जो आपका चैप्टर है सर, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक, रह गई बात इसके न्यूमेरिकल्स की कि वो कैसे सॉल्व होंगे, तो उनके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके न्यूमेरिकल्स जो आई डिफेक्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके आई डिफेक्ट वाले पोर्शन पे, जहां उसके न्यूमेरिकल्स की चीजें हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हालांकि मैंने इस पे एक बार बात की थी, लेकिन फिर से इसको डिटेल में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। तो आई डिफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले काम आपको करना होता है, पहचानना होता है कि कौन सा डिफेक्ट है, किस टाइप का डिफेक्ट है। तो आपको 2 पॉइंट्स पता है। एक तो पता है नियरेस्ट पॉइंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक, और एक है फारदेस्ट पॉइंट। ठीक, डिस्टिंक्ट विजन के लिए ही। और ये क्या है? इन्फिनिटी है, यानी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच के जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें देख पा रहे हैं। अब हमारे पास 2 तरह के डिफेक्ट्स थे। एक था नियर साइटेडनेस, मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आप समझ चुके हैं। मैं कह रहा हूं एक था हमारे पास क्या, नियर। इन्हीं दोनों पे आगे क्वेश्चंस आएंगे। साइटेडनेस जिनमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें दिखती नहीं है, पास की चीजें दिखती हैं। और यहीं पर आपका था क्या, फार साइटेडनेस। इसमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें दिखती हैं। जो साइटेडनेस वो दिखेंगी, और मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर कहा गया कि नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, और एक बात आपको नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट बताया गया, और ये बताया गया कि नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट ही मूव कर जाते हैं, यानी कि ये 25 नहीं रह पाता और ये इन्फिनिटी नहीं रह पाता। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में पहचानना कैसे है, क्वेश्चन में आपको पहचानना कैसे है। क्वेश्चन में कई बार आपसे कहा जाएगा कि एक पर्सन है जो 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। ऐसे कह दिया, कोई पॉइंट बोल दिया, कह दिया 2 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा पर ऑब्जेक्ट अगर प्लेस है तो नहीं देख पाता। मतलब 2 मीटर से पहले की चीजों को देख पाता है, 2 मीटर से पहले की चीजों को देख पाता है, मतलब पहले की चीजों को देख पाता है, बाद की चीजों को नहीं देख पाता, फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। मतलब क्या है, नियर साइटेडनेस। यहां से तय करेंगे क्या है, कौन सा साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस। इन पॉइंट्स पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कहा कि 2 मीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पाता, 4 मीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पाता, 10 मीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पाता, 20 मीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पाता, 30 सेंटीमीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पाता, जब कहे उससे बाद की चीजों को नहीं देख पाता, मतलब क्या है, नियर साइटेडनेस है। और फिर कह दे 50 मीटर से पास की चीजों को नहीं देख पाता, 10 मीटर से पास की चीजों को नहीं देख पाता। ठीक, पहले दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा था। अब ये पॉइंट्स मैटर नहीं करते कि कितना दे रहा है, उससे पास की चीजों को नहीं देख पाता, उससे दूर की चीजों को तो देख पा रहा है, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट तो हमारा वहीं पर है। नियरेस्ट पॉइंट क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया। ठीक, यानी कि 50 मीटर तक देख पाता है, उसके पहले नहीं देख पाता, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी वो 50 मीटर चली गई। हालांकि मैं जानबूझ करके ये बड़ा नंबर ले रहा हूं, इतना नहीं होगा। ये नंबर बड़ा मैं क्यों ले रहा हूं,
ये नंबर लास्ट में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इसके आसपास ना दिखे तो कंफ्यूजन ना हो। जब कहे कि उससे पहले की नहीं देख पाता, ये नंबर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक। जब कहे पहले की नहीं देख पाता तो फार साइटेडनेस, जब कहे बाद की नहीं देख पाता तो नियर साइटेडनेस, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कह रहा है कि 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, और एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। पावर ऑफ लेंस बताइए कि कब इसको दिखाई देगा, वो कौन से पावर का लेंस हो जिसको ये यूज करे तो इसको ये ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। मैं कह रहा हूँ 5 मीटर की डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट है वहीं पर, यानी कि यू जो है आपका, यू कितना है 5 मीटर, नेगेटिव का होगा ऑब्वियसली, ठीक। 2 मीटर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिख जाता है, यानी कि मैं एक ऐसा लेंस यूज करूं जिससे कि 5 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की इमेज 2 मीटर पे बन जाए, तो हमारी आइज तो इस 2 मीटर पर बने इमेज को देख पाएगी ना। हमारी आइज इस 2 मीटर की डिस्टेंस पर बनी इमेज को देख पाएगी। तो मैं कह दूं कि अगर V की पोजीशन 2 मीटर डिस्टेंस वाली हो, ऑब्वियसली फिर सेम साइज पर तो ये भी नेगेटिव है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें U पता चल गया, V पता चल गया, और अब हम F फाइंड कर लेंगे कि कितने फोकल लेंथ का लेंस हमको यूज करना है। कैसे? लेंस फार्मूला से। यहाँ पर आ जाते हैं। हमने कहा कि 50 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर से पहले की चीजों को नहीं देख पाता, उसके बाद की चीजों को देख पा रहा है। मान लीजिए कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, यानी कि U इज इक्वल टू -2 मीटर। मैं कह दे रहा हूं 10 मीटर के डिस्टेंस पर और उसके बाद की चीजों को देख पा रहा है। तो अगर इस 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन जाए तो हमारी नॉर्मल आइज देख पाएंगी ना। तो हम कोई आइज के यहाँ पर स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में कोई ऐसा लेंस यूज करें कि इसकी इमेज यहाँ बन जाए, यानी कि V कितना हो जाए -10 मीटर हो जाए, -10 मीटर हो जाए। जितना भी दिया हो कि इतने, इससे ज्यादा दूर की चीजों को देख पाता, इससे पहले नहीं देख पाता। हो गया। तो अब हमारे पास U भी है, V भी है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। लेंस फार्मूले से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वो बेसिक थिंग है जिससे आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। कौन से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे? ऑब्वियसली आपके NCERT के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर बेस्ड सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहते हैं न्यूमेरिकल पर भी, ठीक है। शॉर्ट में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाते रहते हैं, उसमें शॉर्ट में हम एक्सपेरिमेंट भी करवाते रहते हैं, शॉर्ट में अपकमिंग वीडियोस के की इंफॉर्मेशन भी हम देते रहते हैं। ऐसे हमारे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, और ये जो आपके लेक्चर्स, डेली लेक्चर्स 7:30 PM पर मिल जाते हैं आपको, ये वो चीज है। और हमारे न्यूमेरिकल्स की चैप्टर्स के एंड के बाद न्यूमेरिकल्स की स्पेशल वीडियो भी आती है, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा रिवीजन के टाइम पर बहुत जम करके हम न्यूमेरिकल सारे करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन NCERT के, साइड बुक के, प्रीवियस ईयर के, सब कुछ एक सेशन ही हम एक इस तरह का रखेंगे जिसमें हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में एक चैप्टर के, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर के, फिर तीसरे चैप्टर के, यानी कि कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाले नहीं है। फिर हम जबरदस्त तरीके से सारी चीजों के रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि अभी कितना दिन हुआ ही है, हमारे 1 महीने के आसपास का टाइम हुआ है हमारे इस सीरीज को स्टार्ट हुए, और हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 3rd एंड 4th को भी कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जबरदस्त तरीके से रिवीजन होने वाला है। तो आज जो हमने चीजों को पढ़ा, इन्हें रिवाइज कीजिए और इनके न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।